हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं आप लोग अच्छे होंगे और आप लोग पढ़ाई लिखाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। तो हम लोग चैप्टर का अब अंतिम छोर पर आ चुके हैं, समाप्त हो चुका है चैप्टर। बस इसका हम कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लिए हैं, उसको हम लोग आज देखेंगे। और आप लोग जो है नोट्स बना लीजिए और उसको चेक करवा लीजिए। आप लोग चेक नहीं करवा रहे हैं, बहुत बड़ा ये आपका शिकायत है। आप लोग नोट्स जरूर बना के चेक करवा लें। तो आइए हम लोग जानते हैं अति महत्वपूर्ण प्रश्न क्या है। कांच को अतिस्थित द्रव क्यों माना जाता है। जो कांच है एक द्रव की तरह व्यवहार करता है। कैसे वो करता है जानते हैं। कांच एक अक्रिस्टलीय ठोस है। कांच एक क्या है, अक्रिस्टलीय ठोस है, क्योंकि उनके जो अवयवी कण होते हैं अनियमित रूप से बिखरे होते हैं, अनियमित रूप से बैठे होते हैं। क्योंकि जब भी हम कांच को तोड़ते हैं तो एक जगह से नहीं कई स्थानों से टूट जाते हैं। तो कांच जो है हमारा का एक द्रव की तरह होता है। जब उसको हम सॉलिड में लाते हैं तो उसके जो वही कण होते हैं अनियमित ही रहते हैं। तो अतिस्थित का मतलब होता है कि बहुत धीमी गति से चलना। अतिस्थित अनिश्चितल यानी अतिस्थित यानी धीरे धीरे। जब आपका कांच द्रव अवस्था में होता है तो वो क्या होता है, धीरे 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 क्या होता है, बहता है। जैसे आप देख सकते हैं कांच जो है खिड़कियों पर कांच जो लगा रहता है, तो गर्मी के दिन जब आता है तो टेम्परेचर जब अधिक होता है तो कांच क्या होता है, धीरे धीरे पिघल कर और नीचे आके क्या होता है, मोटा हो जाता है और उसमें दूधिया कलर पड़ जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा कांच का एक अतिस्थित द्रव यानी द्रव की तरह व्यवहार कर रहा है। इसका गलनांक क्वथनांक निश्चित नहीं है, समझिए। वो क्या है, उसमें जैसे ही टेम्परेचर पड़ा उस टेम्परेचर को सह नहीं पाया और धीरे धीरे क्या गया, पिघल कर नीचे आ गया। तो आता है लेकिन धीरे धीरे, तो उसी नाम से पड़ गया क्या, यानी धीरे धीरे चल रहा है द्रव, इसलिए इसका नाम क्या पड़ गया, अतिस्थित द्रव है। कांच क्या, अतिस्थित यानी धीरे धीरे बहने वाला द्रव है। अगला है साधारण नमक जो है शुद्ध सफेद के स्थान पर कभी कभी पीले दिखाई देता है, पीला रंग हो जाता है। इसका कारण क्या है, तो हमने चर्चा इसका किया भी होगा कि धातु अधिक के कारण जो किसी आपके जैसे नमक में क्या होता है कि सोडियम धातु अधिकता होती है। इसमें सोडियम धातु होती है अधिक हो जाती है, तो हम क्या पढ़े हैं, धातु अधिक दोष। तो इसमें धातु अधिक दोष के कारण क्या होता है, नमक कभी कभी पीला दिखाई देता है। क्योंकि उसमें क्या पाया जाता है, यफ केंद्र क्या जाता है, यफ केंद्र का निर्माण हो जाता है। यफ केंद्र क्या होता है, हमने बताया भी होगा। यफ केंद्र कि जो आपका इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, तो क्रिस्टल में जो ऋण आयन जो स्थान रिक्त होता है उस पर ये जाके क्या होते हैं, स्थापित होते हैं, जो यफ केंद्र का निर्माण करते हैं। अब यही यफ केंद्र के कारण जो इलेक्ट्रॉन से पहुंचा है वो उष्मा पाकर या ऊर्जा पाकर या प्रकाश पाकर क्या होता है, उत्तेजित होता है और उस ठोस का क्या करता है, रंग को परिवर्तित कर देता है। तो वही, क्योंकि जो हमारा आयन है, ठीक है, आयन के कारण ही करता है उसका रंग पीलापन हो जाता है। तो देख रहे हैं कि साधारण नमक जो शुद्ध सफेद के स्थान पर कभी कभी पीला होता है, तो आप लिखेंगे इसमें धातु अधिक के दोष के कारण तथा यफ केंद्र उपस्थिति के कारण क्या होता है, वो पीला होता है। अगला है NaCl क्रिस्टल फलक केंद्रित घनी जो FCC बोलते हैं क्रम में है। एक कोष्टिका में क्लोरीन आयन की संख्या निकालना बहुत सिंपल है, इसको लगा सकते हैं, पूछा हुआ क्वेश्चन है। क्लोरीन आयन को निकालने के लिए आप जानते हैं कि ये क्या है, घनी एक कोष्टिका। तो घनी एक यानी फलक वाला है, तो फलक का मतलब क्या हो गया, इसका जो प्रत्येक कण कहाँ होगा, कोनों पर तो होगा ही होगा, उसके अतिरिक्त एक एक कण कहाँ होंगे, इसके फलकों पर होंगे। तो कैसे निकालेंगे, तो निकालेंगे इसमें जो है NaCl में क्लोरीन आयन की संख्या क्या होगा, तो हम जानते हैं कि 1/8 सबका क्या होता है, 1/8वां भाग होता है। कुल कितने हैं, 8 प्लस 1/2, क्योंकि जो फलक पर उपस्थित कण होता है उसका 2 हिस्सा होता है। कुल कितने फलक है, 6। 8 से 8 करिएगा कितना जगह, 1 प्लस हो गया 2/3 6 यानी 3 बराबर कितना जगह, 4 हो जाएगा। इस तरीके से हम देख रहे हैं कि इसमें जो NaCl में क्लोरीन आयन की जो संख्या है, यानी क्लोरीन आयन की संख्या कितनी है, 4, यानी 4 आयन परमाणु अणुओं से मिलकर क्या हुआ है, यह नमक NaCl बना हुआ, नहीं नमक बना हुआ है। तो इसका आंसर क्या होगा, 4 होगा, बता सकते हैं। विकल्पी क्वेश्चन था, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है आपका कि सोडियम धातु का केंद्रित घनी जालक में क्रिस्टलीकृत होता है, जिसकी कोर की लंबाई 4.29 एंगस्ट्राम है। सोडियम परमाणु की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है कि सोडियम धातु काय केंद्रित हम लोग पढ़े होंगे। सोडियम धातु काय केंद्रित के लिए उसका हमें कोर और उसके त्रिज्या में संबंध निकाले होंगे। तो हम पढ़े होंगे कि R बराबर हुआ था कहानी में 3/4 इंटू ये पढ़े थे। ये क्या था, कोर की लंबाई। ये बराबर क्या है, कोर की लंबाई या भुजा की लंबाई। तो ए का मान देखिए, कोर का मान दिया हुआ कितना दिया है, चूंकि लिखेंगे चूंकि ए बराबर कितना है 4.29 एंगस्ट्राम है।
एंगस्ट्राम में को बदल दीजिए मीटर में, तो लिख सकते ए बराबर 4.29 गुणे 10 पर घात कितना हो जाएगा -10 हो जाएगा मीटर। एंगस्ट्राम एक एंगस्ट्राम में 10 - 10 मीटर होता है। अब रख लीजिए आर बराबर हो जाएगा कितना, करनी वो 3/4 हो जाएगा, गुणे 1 जगह पे क्या लिख देंगे, पूरा वैल्यू पुट कर देंगे, 4.29 गुणे 10 पर घात माइनस कितना आ जाएगा 10 हो जाएगा। अब इसको भाग कर सकते हैं, काट सकते हैं, गुणा कर देते, करनी में 3 का मान रख लीजिएगा, आर बराबर हो जाएगा करनी में 1.73 और गुणे इसको भाग करके यहाँ लिख लीजिएगा और गुणे क्या कर दीजिएगा 10 पर -10 आपका क्या आ जाएगा मीटर। यही आपकी त्रिज्या निकल जाएगी, आंसर रहती है, कर लीजिएगा आप। ठीक है, इसको क्या करना, भाग करना है, यहाँ लिख लीजिएगा, भाग लीजिए, 4 करने हैं, 4 हो गया, दशमलव हो जाएगा और 4 सत्ते 28, जीरो लगाएंगे पहले, 0 4 सत्ते 28 और 1 29 हो जाएगा। तो 2 ही अंक लेना है, कितना अंक लेना आपको, दशमलव पे 2 अंक, इसका गुणा कर देंगे और बगल में लिख देंगे, आपका क्या निकल जाएगा, त्रिज्या निकल जाती है। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, पूछा हुआ क्वेश्चन है बोर्ड में। अगला क्वेश्चन है आपका, अगला क्वेश्चन है, देखिए अगला क्वेश्चन है कि 58.5 ग्राम NaCl में इकाई सेलों की संख्या ज्ञात करना। ये भी पूछा हुआ, 3 साल पूछा लगातार, ये पूछा है। तो NaCl में कितने इकाई सेल कितना है, यानी इकाई सेल मतलब एकक कोष्टिका की संख्या पूछ रहा है। तो आपका NaCl है, NaCl का जो है एकक कोष्टिका की संख्या निकालना है। तो देखिए कैसे निकलेगा, जिसका मात्रा दिया हुआ कितना 58, मात्रा बराबर लिखेंगे, मात्रा बराबर दिया कितना 58.5 ग्राम दिया है। और NaCl का निकालेंगे, NaCl का यानी अणुभार, NaCl का अणुभार निकालेंगे। अणुभार कैसे निकालेंगे, अणुभार, तो NaCl देखते हैं सोडियम कितना होता है 23 और प्लस इसका कितना होता है, इसका होता है आपका 35.5 होता है। क्लोरीन का कितना होता है परमाणु भार 35.5, जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, कि हो जाएगा 58.5, कितना हो गया अणुभार 58.5। अब क्या निकालेंगे, लिखेंगे मोलों की संख्या, क्या निकालेंगे, इसके मोलों की संख्या लिख सकते हैं। तो NaCl के मोल यानी कितने मोल इसमें होंगे, NaCl के, ठीक है, मोलों की संख्या। तो मोलों की संख्या कैसे निकालेंगे, मोलों की संख्या हम लोग पढ़े होंगे, मोलों की संख्या बराबर सूत्र क्या पढ़े हैं, फर्स्ट ईयर में पढ़ाए होंगे, मोलों की संख्या के लिए बताए होंगे, मात्रा बटे अणुभार। क्या होता है, मात्रा बटे अणुभार। अणुभार हो गया, मात्रा कितना इसका है, तो देख रहे हैं 58.5 बटे मात्रा हो गया, अणुभार कितना है उतना ही है 58.5, कट जाएगा यानी कितना हो जाएगा, मोलों की संख्या कितनी हो जाएगी 1, यानी मोल बराबर कितना हो गया 1, क्या हो जाएगा 1 हो गया। अब 1 मोल में लिखेंगे, 1 मोल में कणों की संख्या, 1 मोल में कणों की संख्या, कणों की यानी कितने कण होंगे, कण में आप इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन परमाणु अणु आयन सब आ जाएंगे। तो कणों की संख्या में जानते हैं 6.023 गुणे 10 पर घात कितना होता है 23 हो जाता है। ये आपका क्या हो गया, कणों की संख्या। तो जो हमारा क्या आपका ये आपका बना हुआ है NaCl का, NaCl का क्या बना हुआ है, इकाई जो है यूनिट सेल, इसमें कुल जो इतने कण है, कुल क्या है 6.023 गुणे 10 पर घात -23, क्योंकि 1 मोल है, 2 मोल होता है तो 2 से गुणा कर देते हैं, तो इतना कण इसमें है। तो एकक कोष्टिका का निर्माण, इसमें क्या पूछा है, इसमें बोला कि एकक कोष्टिका यानी इकाई सेल की संख्या, कितने इकाई सेल होंगे, कितने उसमें छोटे छोटे कमरे होंगे, तो इकाई सेल पूछा हुआ है। तो कुल इतने कण हैं, तो एक इकाई इसमें, एक इकाई सेल में बनता है तो कितना होता है कण इसमें 4, हम लोग पढ़े होंगे, क्योंकि अभी NaCl का निकाले हैं कि जो परमाणु की संख्या होती है, कणों की संख्या होती है कितना होती है 4, यानी एक इकाई सेल का निर्माण करने के लिए इसमें कितने कण होते हैं 4 कण होते हैं। इसका मतलब आप लिखेंगे NaCl के, NaCl में इकाई सेलों की संख्या, इकाई सेलों की संख्या, सेलों की संख्या बराबर क्या आ जाएगा, तो कुल कण इतने 0.23 इंटू 10⁻23 माइनस में प्लस होगा, अब बटे में क्या लिख देंगे 4 लिख देंगे, क्योंकि इसमें जो है एकक कोष्टिका का जो निर्माण होता है तो कितने कण भाग लेते हैं 4 लेते हैं, टोटल कितने कण हैं इतने हैं, तो 4 से जब इन कणों में भाग देंगे तो कुल उसमें कणों की संख्या यानी कुल कोष्टिकाओं की संख्या निकल जाएगी। तो ये इंपॉर्टेंट है, कई साल पूछा हुआ है, हमको लग रहा है कि आपको समझ में आ गया होगा। कुछ है नहीं, सिंपल है, हमने क्या निकाला NaCl का अणुभार निकाल दिया, अणुभार निकालने के बाद हमने क्या किया, मोलों की संख्या, मात्रा बटे अणुभार हम पढ़ाए होंगे आपको, यहाँ से 1 मोल निकल गया, 1 मोल में मोलों की संख्या आप जानते हैं इतना होता है, और जब मोलों की संख्या निकल गया तो इसमें क्या है, ये मोलों की संख्या क्या है, कोणों की संख्या है, तो कोणों की संख्या टोटल हो गई। अब इसमें एकक कोष्टिका में यानी पूरे कोष्टिका में कितना
5 में पूरा जो कण लगे हैं वो 6.023 में 1023 कण लगे हैं। तो एक एक कोशिका के निर्माण में कितने कण लगते हैं? 4 लगते हैं। जब ये 4 लगते हैं तो 4 से जब भाग कर देंगे तो पूरा का पूरा इसमें कितने कोशिकाएं हैं निकल जाएंगे। कहने का मतलब ये सिंपल समझ लीजिए, सिंपल कहने का मतलब ये है कि अगर आपको कह दिया जाए ये आपका क्या है, क्रिस्टल जालक बना हुआ है। अब इस क्रिस्टल जालक में कुल जो है 50 कण है। कुल कितने कण है? 50 कण है। और एक एकक कोशिका के निर्माण में 5 कण भाग लिए हैं। कितने कण भाग लिए हैं? 5 कण भाग लिए हैं। इस तरीके से इसमें कुल कितने एकक कोशिका होगा? तो जाहिर सी बात है 5 से भाग कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 10। यानी इसमें कुल जो है 10 एकक कोशिका का निर्माण हुआ होगा। तो वही चीज ये भी है, बच्चे इसको समझ नहीं पाते, कंफ्यूज जाते हैं। सिंपल है, ठीक है। तो उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। और ये चैप्टर विधिवत मैंने समाप्त कर दिया है। अब कल जो है मैं अगला चैप्टर लेकर आने वाला हूँ, दूसरा जो है सोल्यूशन यानी बिलियन, जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट होगा। धन्यवाद।